हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो से हम क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अवर इन्वायरमेंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीज़ें गिवन हैं वो आप लोअर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं। अवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी हमारा सराउंडिंग ही हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब हमारे इन्वायरमेंट में जब लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसी सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है जैसे पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे क्रॉप फील्ड होती है, उसमें भी जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके वो भी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्रॉप फील्ड भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, नॉन मैन मेड इकोसिस्टम, गार्डन, एक्वेरियम एक्सेट्रा। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों दिखेंगे। जैसे लिविंग का एग्जांपल है यहाँ पे ट्री, फ्लावर, फ्रॉग, फिश, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और नॉन लिविंग की बात करें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं सनलाइट का, एयर का, वाटर, लैंड, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप देखें तो जो ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे करके ये एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इकोसिस्टम है। जैसे इसमें जो ये प्लांट है, इसको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर, एयर, तो ये सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता है, और एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सनलाइट, ये जो एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया एयर, वाटर, लैंड या फिर सनलाइट, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। बायोटिक की बात करें तो वो सारे कंपोनेंट जो कि लिविंग होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक कंपोनेंट के तीन सब डिवीज़न हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। ये कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसी बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। जैसे प्रोड्यूसर, वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी वो अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर, जो कि प्रोड्यूसर जो फूड बनाते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, यानी ये उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर। और डीकम्पोजर, जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये जो कंज्यूमर होते हैं, इनके भी 4 मेन सब टाइप्स हैं। जैसे हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस, जो कि फ्लेश ईट करते हैं, ओमनीवोरस, जो फ्लेश और प्लांट दोनों खाते हैं, और पैरासाइट्स, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसी बेसिस पे इनको कैटेगराइज्ड किया गया है। जैसे पहला है प्रोड्यूसर, ऑर्गेनिज्म विच कैन prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसे वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, यानी खुद बनाते हैं। ठीक, तो ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है कंज्यूमर। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम जो प्रोड्यूसर फूड प्रिपेयर करते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, जैसे कंज्यूमर के कुछ 4 मेन सब टाइप्स हैं।
जैसे हर्बीवोरस है जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे गोट हो गया, काऊ, डियर, बफेलो, ये सब। कार्निवोरस की बात करें कि जो सिर्फ फ्लैश ईट करते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर। ओमनीवोरस जो फ्लैश और प्लांट दोनों ईट करते हैं, ऐसे को बोला जाता है ओमनीवोरस। जैसे एग्जांपल है क्रो, मैन। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर वो रहते हैं, जहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बोलते हैं होस्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल है लाइस, लीच, लीचेस, कस्क्यूटा यानी अमरबेल। आगे है डिकम्पोजर, तीसरा टाइप। Microorganism which break down the complex organic compounds present in dead organism like dead plants and animals called decomposers। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं और उन्हीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंजाई। डिकम्पोजर्स का कुछ फंक्शन है, जैसे डिकम्पोजर्स एक क्लीनिशिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे? द डिकम्पोजर हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेंस एक्ट एज क्लीनिशिंग एजेंट। जो प्लांट या फिर एनिमल मर जाते हैं, वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके एक वहाँ के इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो डिकम्पोजर्स आर आल्सो कॉल्ड क्लीनिशिंग एजेंट। ठीक, हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा से सॉइल में भेजने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, वो अपना फूड ऑब्टेन करता है, यानी वो न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से, जैसे वाटर, मिनरल या फिर बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से लेता है। ठीक, लेकिन जब प्लांट मर जाता है, तब उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से सॉइल में डिकम्पोजर्स की हेल्प से ही जाते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उस प्लांट में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद उनको दोबारा से सॉइल में भेज देते हैं। ठीक, तो इनका डिकम्पोजर का फंक्शन ये है कि ये क्लीनिशिंग एजेंट का काम करते हैं, और दूसरा ये कि ये न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल में भेजने का काम करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। ये एक सीरीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, यानी पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरे तीसरे को खाता है। जैसे एग्जांपल है प्लांट, प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फिर खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक। ऐसे करके ये एक फूड चेन बना रहे हैं। ठीक, तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के तौर पे खाते हैं। ठीक, इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। अब इस फूड चेन में अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे प्लांट को जब ग्रास होपर खाता है तो इसकी एनर्जी ग्रास होपर में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। जैसे यहाँ पे प्लांट की एनर्जी जा रही है ग्रास होपर में, जब ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है तो ग्रास होपर की एनर्जी जाती है फ्रॉग में। तो ये ऐसा ही स्टेप जिसमें कि एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, उसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्लांट है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, इसको खाता है ग्रास होपर, तो ग्रास होपर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फिर ये फ्रॉग थर्ड, ये स्नैक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है वो कम होती जाती है। कम होने की वजह से इसके सिर्फ 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ठीक, जैसे इसके 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे पहला होगा प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे प्लांट, ये प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक, दूसरे पे हर्बीवोरस होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रास हॉपर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। उसके बाद इसको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग स्मॉल कार्निवोरस है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसको स्नेक ने खाया, स्नेक लार्ज कार्निवोरस है और ये टर्शियरी कंज्यूमर में आएगा। ठीक, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आएगा। हमने बताया आपको कि ट्रॉपिक लेवल सिर्फ 3 से 4 ही होते हैं, क्योंकि इसमें जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी कम होती जाती है। ठीक, तो इसमें से 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल होंगे। अब
एनर्जी का फ्लो कैसे होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन यूनिडायरेक्शनल। ये जो फूड ट्रांसफ़र होता है, फूड की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, यूनिडायरेक्शनल होती है। मान लीजिए प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ग्रास होपर में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रास होपर से ये दोबारा से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए प्लांट्स में? नहीं। ठीक ऐसे ही जो ये ग्रास होपर है, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, तो इसकी जो एनर्जी थी वो फ्रॉग में ट्रांसफ़र हो गई। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्रॉग है, इसमें जो एनर्जी गई है वो दोबारा से ग्रास होपर में ट्रांसफ़र हो सके? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी ये पीछे नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। इससे ट्रांसफ़र होगी एनर्जी इसमें से इसमें होगी, ना कि इसमें से इसमें। ठीक? तो ये फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये यूनिडायरेक्शनल है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट का 1% एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उन्हीं को फूड एनर्जी में बनाने में यूज़ करते हैं। सन एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें इनॉर्मस एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसका 1% बहुत होता है। यहाँ पे 1% हमें ये लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन सनलाइट का 1% एनर्जी कंज्यूम करना प्लांट के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ 1% सनलाइट का कैप्चर करते हैं और उन्हीं से अपना फूड एनर्जी बनाते हैं। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन ओनली 3-4 ट्रॉफिक लेवल। जैसे यहाँ पे एनर्जी का डिक्रीज़ हो रहा है, यानी जैसे जैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वैसे वैसे वो कम होती जा रही है। कम होने की वजह से ही ये जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं या फिर जो फूड चेन होते हैं, उसमें 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलते हैं। आगे आपकी बुक में दिया होगा एक टर्म 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? ओनली 10% एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे एनर्जी फर्स्ट से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती जाती है, तो उसका मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज़म है जिसके पास 1000 जूल एनर्जी है। जब इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म कंज्यूम करेगा, मतलब सेकेंड ऑर्गेनिज़म वाला, तो इसका सिर्फ 10% ही उसमें जाएगा, यानी इसका 10% 100 जूल ही अगले वाले में ट्रांसफ़र होता है। बाकी की जो 90% एनर्जी होती है, वो जो प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल होता है, यानी ये वाला, उसमें ही लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ कर ली जाती है, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक, तो 10% लॉ ये कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ 10% होता है। ठीक, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें नीचे प्रेजेंट है प्रोड्यूसर। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास 1 लाख जूल एनर्जी है, तो जब प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा एक प्राइमरी कंज्यूमर, लेट्स से कि वो ग्रास होपर है, जब इसको वो कंज्यूम करेगा तो प्लांट का सिर्फ वो 10% एनर्जी ही ले पाएगा। 1 लाख जूल का 10% होगा 10,000 जूल। ठीक, तो इसमें से 10,000 जूल एनर्जी ही उसको मिलेगी। फिर उसके बाद जब प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो इसका भी 10% ही वो कंज्यूम कर पाएगा। जैसे ये 10,000 है, इसका जब आप 10% निकालेंगे तो 1000 जूल आएगा, तो इसके पास सिर्फ 1000 जूल ही आएगा। फिर उसके बाद ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जब इसे कंज्यूम करेगा टर्शियरी कंज्यूमर, तब इसका 1000 का 10% होता है 100। ठीक, तो इसके पास सिर्फ 100 जूल ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है वैसे वैसे कम होती जा रही है। जो ये नीचे प्रोड्यूसर हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए ये आप देखेंगे कि ये ब्रॉड है, फिर जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये थिन होता जा रहा है। ठीक, तो ये शो कर रहा है कि नीचे वाले के पास ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले के पास। जैसे एग्जाम्पल है प्लांट, ये सन से 1% एनर्जी लेते हैं। ठीक, 1% एनर्जी लेके वो अपना फूड एनर्जी बनाते हैं। मान लीजिए इन्होंने लिया सन से 100 जूल एनर्जी। जब प्लांट को डियर कंज्यूम करेगा, डियर खाएगा प्लांट को, तो ये जो 100% है उसका सिर्फ 10% ही, मान लीजिए ये 100% है, इसका सिर्फ 10% ही इसको मिलेगा डियर को। ठीक, डियर को जब लॉयन खाएगा तो ये जो 10% जूल है इसका 10%, सिर्फ 10% ही लॉयन को मिलेगा। मान लीजिए ये 10 है, इसका 10% अगर हम करें तो ये सिर्फ
1 जूल एनर्जी ही इसे मिलेगी। ठीक, तो जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं इनको सबसे कम एनर्जी मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लांट को डियर ही खाएंगे या फिर प्लांट को सिर्फ ग्रास होपर ही खाएंगे और डियर को सिर्फ लॉयन ही खाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। प्लांट को डियर भी खा सकते हैं, गोट, काऊ, ग्रास होपर, बहुत से ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। ठीक, तो एक सिंपल फूड चेन ये हो गया। लेकिन जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तब वो बनाते हैं फूड वेब। डिफरेंट फूड चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड, वो नेचुरली ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। सच इंटरकनेक्टेड रिलेशन और इसी इंटर रिलेटेड रिलेशन को बोलेंगे हम फूड वेब। ठीक, अगला टॉपिक है हमारी बुक में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फूड चेन में इंटर कर जाते हैं और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंसंट्रेटेड होते जाते हैं। ठीक, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हैं, मान लीजिए फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड में जाते हैं, तो जो लास्ट वाला होता है उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वही प्रोसेस जिससे कि टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। 2 टर्म है, एक बायो एक्यूमुलेशन, एक बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है और इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर रीजन किसी एक टिश्यू में होता है। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल बायो मैग्निफिकेशन ये है, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में होते हैं और ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं क्योंकि ये फूड चेन में इंटर कर जाता है। फूड चेन में इंटर करने की वजह से जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है ठीक वैसे वैसे ये ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है। ठीक, तो जब इसको सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला कंज्यूम करेगा तो उसमें जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन पहले वाले से थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर जब इसको अगला वाला कंज्यूम करता है तो उसमें इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। फिर जो लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है, मान लीजिए 4th ट्रॉफिक लेवल, उसमें इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। एनर्जी के केस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन ये जो टॉक्सिसिटी होती है जैसे जैसे ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, कोई एक वाटर बॉडी है, ये पोल्यूटेड है। इंसेक्टिसाइड और जो हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इस वजह से ये सॉइल वाटर इनको पोल्यूट करते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है वो पेस्टिसाइड से पोल्यूटेड है। जब ये पेस्टिसाइड्स इसमें आते हैं तो इसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी ये टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर जब इसमें वाटर में प्रेजेंट फिश इस वाटर के कांटेक्ट में आती है तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका ज़रा सा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, यानी इसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो सम टॉक्सिसिटी इसमें आई। फिर जब बिग फिशेस जो होती हैं वो बिग फिशेस छोटी मछलियों को खाती हैं, तो जब इसको बिग फिश कंज्यूम करेगी तो उसमें इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होगा। फिर जब बिग फिश को ह्यूमन बींग्स मान लीजिए कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी आएगी। तो फूड चेन के जो टॉप वाला होता है उसमें टॉक्सिक कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें अक्सर ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान ह्यूमन बींग्स को होता है और इसके पीछे ह्यूमन बींग्स ही खुद हैं। न वो इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और न ही इनके साथ ऐसा होता है। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम ह्यूमन बींग्स अलग अलग सब्सटेंसेस का केमिकल्स का यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल आपने देखा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारी बुक में 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, एक ओजोन लेयर से रिलेटेड, एक गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड। तो आइए समझते हैं। ओजोन लेयर क्या होता है? जब ऑक्सीजन में 3 एटम होते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल
ऑक्सीजन का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं यानी O3, उसी को बोलते हैं ओजोन। ओजोन लेयर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है। मान लीजिए हमारा ये जो अर्थ होता है, इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होता है, ब्लैंकेट ऑफ थिक एयर, ठीक। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें भी अलग अलग लेयर होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ये जो ओजोन लेयर होता है वो सेकेंड एटमॉस्फेरिक लेवल में प्रेजेंट होता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये इनको एब्जॉर्ब करता है और इनको अर्थ पे आने से रोकता है, ठीक। ऐसे करके ये लिविंग बींग्स को बहुत सारे हेल्थ हजार्ड से प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। अगर ये ओजोन यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अगर अर्थ पे आ जाते हैं तो इससे हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ये जो ओजोन लेयर होती है, ये यूवी रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है, ये उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन ओजोन लेयर होती है वो कि हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि ये जो ओजोन लेयर होती है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के? तो आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। इट इज़ डेडली पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल। ये जो ओजोन होता है वो अगर ग्राउंड लेवल पे यानी नीचे आ जाए तो वो काफ़ी पॉइजनस होता है हमारे लिए, लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तब ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन को रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करता है उससे। अब इस ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता कैसे है, O3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल, फ्री ऑक्सीजन O एटम। मान लीजिए ये O2 है, तो जब इसमें यूवी रेडिएशन आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं इसमें, तो ये ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनका जो एटम है ये अलग अलग हो जाता है, ठीक। अब ये जो एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं O3, ठीक। तो दिस ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विथ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन लेयर O3, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तब ये इसको तोड़ देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं और ये ऑक्सीजन का एटम दोनों अलग अलग हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन का एटम अलग हुआ है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़कर एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है O3, और यही होता है ओजोन, ठीक। ओजोन जब ये मान लीजिए O3 है, जब ये दोबारा से O+O2 में बन जाता है कुछ रीजंस की वजह से, तो इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन पहली बार एंटार्क्टिका के ऊपर ऑब्जर्व किया गया था। द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड in 1985 and was termed as ozone hole। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, यानी ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। ये एंटार्क्टिका के ऊपर पहली बार 1985 में ऑब्जर्व किया गया था और इसको ओजोन होल कहा जाता है। ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इससे हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कैन कॉज स्किन कैंसर, डैमेज आई, कैटरेक्ट। इससे अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ तो ये जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगे। अर्थ पे आने की वजह से ये स्किन कैंसर का रीज़न बन सकती हैं। डैमेज आई यानी कैटरेक्ट, ये एक ऐसी आई डिजीज़ होती है जिसमें या फिर पूरा या फिर पार्शियल दिखना बंद हो जाता है, ठीक। अगर यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट। डैमेज, ये यूवी रेडिएशन हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकती हैं। दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which are used in refrigerators, ACs and fire extinguisher etc। ये जो ओजोन लेयर की थिकनेस में डिक्रीज हमें देखने को मिला है, यानी ओजोन लेयर का डिप्रेशन जो हुआ है, उसके पीछे ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स, एसीज में यूज़ किए जाते हैं, इनकी वजह से हुआ है। इनका जब CFC का ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ होने लगा तो उसी की वजह से ये ओजोन लेयर का डिप्रेशन हमें देखने को मिला। तो ऐसा
रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया, क्योटो, जो कि एक जापान में एक शहर है, 1986 में, जब अंटार्कटिका के ऊपर इसे ऑब्जर्व किया गया। ठीक, तो इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये एक जापान के शहर क्योटो में हुआ था। इसमें उन्होंने क्या कोशिश की कि CFC का जो यूज़ है वो बंद किया जाए, इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। Kyoto Protocol is an international agreement that aimed to reduce carbon dioxide emission and greenhouse gases. क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि जिसका एम ये था कि वो CO2 इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ऐसे गैसेज जो कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, यानी उस अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो उसको हॉट रखने का काम करती हैं, गर्म रखने का काम करती हैं, ऐसी गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन एम था कि वो CO2 इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। उसके बाद उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया, ये अनिवार्य कर दिया कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाए पूरे वर्ल्ड में। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक, गार्बेज डिस्पोजल पे। गार्बेज का एक्यूमुलेशन भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ये जो गार्बेज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर गार्बेज, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल किसे बोलते हैं? ऐसे वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके एक्शन से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर्स इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और ये दोबारा से सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल है फ्रूट और वेजिटेबल्स पिल्स, यानी इनके छिलके, कॉटन, जूट, डंग, पेपर एक्सेट्रा, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल है। इससे हमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि डिकम्पोजर्स इन्हें दोबारा से सॉइल में मिला देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह एक्यूमुलेट होते जाते हैं। एक्यूमुलेट होने की वजह से ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लास्टिक अगर हम सालों तक मिट्टी के नीचे दबा दें तब भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होता है। और एग्जांपल है पॉलीथीन, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल हैं। तो इनका एक्यूमुलेशन हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इनको डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जैसे हैं बायोगैस प्लांट। इसमें क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको बायोगैस प्लांट में यूज़ किया जाता है बायोगैस और मैन्योर यानी खाद बनाने के लिए। ठीक, ऐसे करके हम एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं। ऐसे दूसरा है मेथड सेवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उनसे जो केमिकल्स निकलता है वो वाटर बॉडी में मिला देते हैं और वाटर बॉडी में ही उसको छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो वाटर बॉडी को पॉल्यूट करते हैं। ऐसे करके ये एक्वेटिक एनिमल्स को भी काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो दूसरा ये मेथड है कि जो ये वाटर जो जिसमें केमिकल्स होते हैं उनका वाटर बॉडीज़ में भेजने से पहले ही उनका ट्रीटमेंट किया जाए, यानी उनको साफ़ किया जाए। ड्रेन्ड वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर या फिर बड़ी बड़ी सागरों से मिलने से पहले ही उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, ताकि वो जब रिवर से मिलें तो उनमें गंदगी ना हो। ठीक, तीसरा मेथड है लैंड फिलिंग। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर्स। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट होते हैं उनको थोड़े से एरिया में बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, फिर उसके बाद उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसकी वजह से वो जो वेस्ट होते हैं वो सॉइल से मिल जाते हैं। ठीक, ऐसे करके वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अगला मेथड है कंपोस्टिंग का। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अ कॉम्पैक्ट पिट एंड कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक सॉइल की लेयर से इनको ढक दिया जाता है। उसके बाद जब आप 2-3 महीने के बाद देखते हैं, 3 से 4 महीने के बाद देखते हैं, तो जो गार्बेज हमने ऑर्गेनिक वेस्ट यानी गार्बेज उसको उसमें दफनाया था वो मैन्योर यानी खाद में चेंज हो जाते हैं। खाद में चेंज हो जाते हैं तो ये अलग अलग एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, पाँचवा है रिसाइकलिंग।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल दिया हमने, ये डिकम्पोज तो होते नहीं हैं, तो इनको अगर हम दोबारा से यूज़ करें यानी इनका रिसाइकलिंग करें तो ये बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। ठीक, जैसे उनका रिसाइकलिंग करके न्यू आइटम्स का बनाना, रिसाइकलिंग। और लास्ट छठवां मेथड है रीयूज़ का। इट इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एज आइटम्स अगेन। इसमें क्या होता है कि जो आइटम्स जो मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं उनका दोबारा से यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ने के बाद इनका कोई यूज़ नहीं रहता है, अक्सर न्यूज़पेपर को फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसी न्यूज़पेपर से इन्वेलप बनाएं और बाकी अलग अलग जगहों पे यूज़ करें तो ऐसे इसका एक्यूमुलेशन रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखिए, गार्बेज को पूरी तरीके से हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको हम कम कर सकते हैं, ठीक, इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके। तो ऐसे करके हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।